मान लो आप एक सपना देख रहे हो और क्या हो अगर आपके उठने के बाद भी वो सपना चलता रहे। एक बेहतरीन कहानी के साथ आज की पेशकश में है हांगकांग मूवी बियॉन्ड द ड्रीम्स। भरे बाजार में एक औरत अकेली चल रही है। वो कुछ परेशान है। फिर उसने एक एक कर अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। सारे लोग खड़े उसे देख रहे हैं, उसकी पिक्चर्स वीडियोस ले रहे हैं, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। तभी भीड़ में से एक अनजान लड़की ने आकर उसके नुमाइश हो रहे बदन को ढक दिया। इतने में एक और लड़का उस औरत का नाम पुकारते हुए आया। लड़के का नाम ली है। पुलिस और एम्बुलेंस आने के साथ भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। एम्बुलेंस में बैठा ली को याद आया, अरे उस लड़की का स्कार्फ तो मेरे पास ही रह गया और मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। ली एलिमेंट्री स्कूल में एक स्पोर्ट्स टीचर है। अगले दिन अपने अपार्टमेंट के लिफ्ट में उसे वही लड़की दिखी। मतलब वो भी इसी बिल्डिंग में रहती है, पर ली ने इससे पहले उसे यहाँ कभी देखा नहीं था। लड़की ने ऊपर फ्लोर जाने का बटन दबाया। ली थोड़ा हिचकिचा रहा है बात शुरू करने से। रूम पहुंचकर उसे याद आया, अरे उसे स्कार्फ वापस करना है। वो भागता हुआ ऊपर वाले फ्लोर पे गया। लड़की ने अपना नाम यान बताया। अब अक्सर लोकल मेट्रो में सफ़र करते हुए उसकी नज़र यान पर पड़ ही जाती है, या ये कह लो ली की नज़र ही उसे ढूंढ लेती है। पर आज उसे यान नहीं दिखी। थोड़ा मायूस होकर जब वो अपनी बिल्डिंग पहुंचा, उसने देखा कि यान अपने रूम के बाहर खड़ी है और उसका शराबी बाप उस पर बहुत चिल्ला रहा है। लगता है फिर से उसे घर के बाहर रात गुजारनी पड़ेगी। इस बार ली उसे अपने अपार्टमेंट ले आया। पिछले महीने ही उसकी माँ गुजर गई। अब वो अकेला ही रहता है। उस दिन के बाद से दोनों साथ आने जाने लगे। स्कूल से लौटते समय दोनों अक्सर साथ आते। एक दिन यान ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ली ने हकलाते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब कभी नहीं। यान हंस पड़ी और उसे धीरे से किस करके भाग गई। ली का दिल तो जैसे हाथ में ही आ जाता। हफ्ते में एक बार ली थेरेपी सेंटर जाता है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया है, एक तरह की दिमागी बीमारी है। बाहर से वो हम आप जैसे ही हैं, हंसना, बोलना, चलना फिरना सब सामान्य है, मगर वो अपनी ख्याली दुनिया और असल ज़िंदगी को अलग अलग नहीं रख पाते। और ली भी उन्हीं दिमागी मरीज में से एक है। तभी वहाँ लिंगा रोते हुए आई, वही औरत जिसे पहले सीन में कपड़े निकालते हुए दिखाया गया था। उसकी वीडियोस वायरल होने की वजह से उसके पति ने उसे तलाक दे दिया, क्योंकि लिंगा की वजह से उसे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ये दुनिया शायद ऐसे ही काम करती है, ना समझने वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं। ली शायद ये बात यान को बोल ना पाए, इसीलिए उसने एक खत में सारी बातें लिख दी। सोचा आज वापस घर जाते वक्त उसे दे देगा। पूरा रास्ता ख़त्म हो गया, दोनों घर पहुंच गए, पर वो उसे दे नहीं पाया। अंत में हिम्मत कर दरवाजे के सामने वो डायरी में दबाए खत निकाल कर देने ही वाला था कि यान के डैड सामने आ गए। घबरा कर ली वहाँ से भागा और खत उसी के हाथ में रह गया। अगले दिन ली को स्किज़ोफ्रेनिया का दौरा पड़ा। कभी वो खुद को बस स्टॉप में खड़ा पाता, कभी रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज पे, और कभी अपने कमरे में। उसे ऊपर वाले कमरे से यान के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि उसका बाप उसे बहुत मार रहा है। वो नहीं चाहते कि यान ली से मिले। ली नंगे पैर भागता हुआ ऊपर गया और यान का दरवाज़ा पीटने लगा। चिल्ला चिल्ला कर सबको कहने लगा कि कोई जल्दी पुलिस बुलाओ, नहीं तो उसका बाप उसे पीट पीट कर मार देगा। तभी यान के घर का दरवाज़ा खुल गया। ली ने कहा, इसमें यान की कोई गलती नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमें एक मौका दो। उसके बाप ने भी ली को बहुत मारा। पूरा मोहल्ला अपनी बालकनी से झांक झांक कर ये तमाशा देख रहे हैं। धीरे धीरे सब अपने घरों में घुस गए और ली वहीं बैठा ठीक सिधाई में अपने आप को देख पा रहा है। अगले दिन शाम को ली यान का इंतज़ार कर रहा है। तभी ट्रेन से यान उतरी और आते ही उसने ली को गले से लगा लिया। ली ने अपने फ़ोन की वॉइस रिकॉर्डर ऑन की। यान बोली, मुझे सब पता चल चुका है, पर फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। ली ने वापस से जब रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे बस
अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये देख यान ने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ना मत। ली खुद को छुड़ाकर वहाँ से जाने की कोशिश पर नाकाम रहा। उसे सब समझ आ गया। यान नाम से वो लड़की कभी थी ही नहीं। ली ने अपने थेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट ली, टेस्ट हुए, उसकी डोज बढ़ा दी गई। वो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश कर रहा है, कसरत करना, घंटों दौड़ना, ताकि खुद में चल रही दौड़ से वो जीत सके। मगर फिर भी कहीं दिमाग के कोने से झांकते हुए यान उसे नज़र आ ही जाती। आज उसका थेरेपी सेशन है। जब वो वहाँ पहुँचा, यान कमरों के बीचों बीच बैठी है। वो कुछ कह रही है। नज़र चुराते हुए ली सामने की चेयर पे बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा। उसने दोबारा फ़ोन पे वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया। अरे, यहाँ तो किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही है, पर यह कैसे मुमकिन है? यान तो मेरे दिमाग में है। फिर उसने बगल वाले से पूछा, क्या सामने कोई कुछ बोल रहा है? जवाब आया, हाँ, ये पीएचडी स्टूडेंट है। ये हम पर एक रिसर्च स्टडी करना चाहती है। पूरा समय ली खुद को भुलाने की कोशिश करता है। सेशन ख़त्म होने के बाद सीढ़ियों पे उस लड़के ने ली को रोककर कहा, तुम वही हो ना जिसने उस दिन मेरे साथ उस औरत की मदद की थी? उसने अपना नाम क्लोई बताया। ली घबरा कर वहाँ से भागा और घर जाकर देखा तो वो स्कार्फ अभी भी उसी के पास पड़ा है। क्लोई मनोविज्ञान की एक शाखा इरोटोमेनिया पर रिसर्च कर रही है, जिसमें मरीज को किसी काल्पनिक व्यक्ति से प्यार हो जाता है। हो सकता है वो उससे कभी पहले मिला हो या किसी केस में ना भी मिला हो। इस पे आज तक बहुत कम रिसर्च हुआ है, क्योंकि इस तरह के मरीज आसानी से नहीं मिलते। और क्लोई को इसी साल अपनी डिग्री पाने के लिए इस केस का एक जीता जागता नमूना लाना होगा। वहाँ से निकलते समय एक प्रोफेसर ने कहा, उसकी कुछ जान पहचान की क्लिनिक्स है, वो वहाँ बात करके उसके लिए एक मरीज ढूंढने की कोशिश करेगा। अपना काम बनता देख बड़ी चालाकी से बेहोशी का नाटक करके क्लोई उसकी कार में जा बैठी। क्लोई मर्दों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से नहीं हिचकिचाती, क्योंकि उसे ना बचपन से माँ बाप का प्यार मिला है, ना ही उसे इस तरह के जज्बातों से कोई लगाव है। पर मतलबी और ढोंगी दुनिया से अपना काम वो बचपन से निकालती आई है। अगले हफ्ते थेरेपी ग्रुप के कुछ मेंबर्स ने क्लोई के पास वॉलंटरी सेशन किए और ली भी उनमें शामिल है। ली ने उसे अपने काल्पनिक गर्लफ्रेंड के बारे में बताया, जिसे वो 2 महीने से मिल रहा था, मगर ये नहीं बताया कि वो क्लोई ही है। उसका केस सुनने के बाद क्लोई को एक सटीक मरीज मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। धीरे धीरे सेशन के दिन और घंटे बढ़ने लगे। वो जितना यान के बारे में बता रहा है, धंसता चला जा रहा है। अब ली पे कोई दवाई भी काम नहीं आ रही, क्योंकि जिसे उसे भुलाना है वो उसी से हर हफ्ते रूबरू होता है। ना ही वो उसे खुलकर कुछ बता पाता, ना ही बिना मिले रह पाता है। अजीब सी कश्मकश है। फिर एक दिन ली ने जाना बंद कर दिया। क्लोई ने दिन पर दिन घंटों उसका इंतज़ार किया, मगर उसका कोई अता पता नहीं। और एक दिन वो उसके अपार्टमेंट जा पहुंची। अपने दरवाजे के बाहर उसे देखकर ली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसे लगा वो उसके दिमाग वाली यान है। ऐसे तो वो उसे कितनी ही बार कल्पना कर चुका है। उसने अनदेखा कर दिया। पर जब क्लोई ने उसका नाम पुकारा, ली ने पलटकर उसे गले से लगा लिया। क्लोई ने तुरंत उसे धक्का देकर पीछे हटा दिया। ली समझ गया कि सामने यान नहीं, सच में क्लोई है। उसने घबराकर दरवाज़ा बंद कर दिया। क्लोई थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। उसे भी इस बात को समझने में वक्त लगा। कुछ दिनों बाद थेरेपी सेंटर में ली से उसकी मुलाकात हुई। क्लोई ने बताया उसने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए टाल दी है, क्योंकि उसके पास अभी कोई केस स्टडी नहीं है। अपना ख्याल रखना कहकर वो चली गई। ली का उसकी तरफ खिंचाव एक बात है, लेकिन क्लोई की पढ़ाई का नुकसान भी है। जाने कैसे वो इस फैसले पर आया और उसने वापस क्लोई की थेरेपी सेशन जाना शुरू किया। अब क्लोई के पास भी सब साफ है कि वो ही उसकी काल्पनिक गर्लफ्रेंड है। थेरेपी में कई सवाल के दौरान उसे उसके सपनों की गुत्थियों को सुलझाते हुए पता चला कि ली की माँ उसे बेहद प्यार करती थी, और उनके चले जाने के बाद ली बिल्कुल अकेला हो गया और साथ ही
उनके प्यार से महरूम भी। धीरे धीरे उनके प्यार के खालीपन ने उसके जहन में ये बात भर दी कि कोई और उसे उसकी माँ से ज़्यादा प्यार नहीं करेगा। जिस तरह वो अपनी माँ के प्यार की कल्पना करता है, उसके दिमाग ने यान के काल्पनिक प्यार को गढ़ा और उसे जीता जागता सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्लोई ने पूछा, तुम क्या देखकर यान से प्यार करने लगे? ली ने जवाब दिया, उस दिन जब सब लिंगा का मजाक उड़ा रहे थे, भीड़ से निकलकर तुमने लिंगा की मदद की, जैसे कोई फरिश्ता हो, जैसे वो लिंगा को बचा सकती है, जैसे वो मुझे बचा सकती है। मैं भी तो बीमार हूँ। यान बहुत मासूम है। उसके साथ बिताया हुआ एक एक पल मुझे सुकून देता है। उसके साथ मुझे कभी अकेला महसूस नहीं हुआ। दुनिया के सामने मैं एक मुखौटा ओढ़े रहता हूँ, मगर वो मेरे अंदर तक झांक लेती है। मेरे लिए पूरी दुनिया एक तरफ और यान एक तरफ। क्लोई पे उसकी बातें असर करने लगी। उसे मुझ में इतनी अच्छाइयाँ कहाँ से दिखी कि वो मुझसे प्यार कर बैठा। मैं तो यान जैसी नहीं हूँ, पर क्या मैं ली की यान बन सकती हूँ? ली के करीब रहने के लिए क्लोई ने घर बदला। कहने को तो सब उसके रिसर्च के लिए है, पर क्या वाकई में बात इतनी सी है? उसे खुद भी नहीं पता। यान की तरह ली उसके साथ आने जाने लगा। देर रात उसे घर छोड़ने लगा, बिल्कुल पहले की तरह। कभी कभी ली को सच्चाई पर वहम होने लगता तो वो वॉइस रिकॉर्ड करके सुनता। एक शाम क्लोई ली के साथ है और उसे उसी प्रोफेसर का फ़ोन आया जिसने मरीज़ देने की बात कही थी। वो उसे दोबारा मिलने को बुला रहा है, मगर इस बार उसने नहीं जाने का फ़ैसला किया। कुछ वक्त और गुजर गया। आज क्लोई की थेरेपी का लाइव सेशन होने वाला है, जिसे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर फांग और बाकी स्टूडेंट्स भी देखने वाले हैं, जिसमें क्लोई की केस स्टडी रिपोर्ट का एनालिसिस होगा। सेशन शुरू हुआ। मैं अक्सर पहले एक सपना देखता था। एक काली बकरी है जो डरकर भागती रहती है और अंत में कब्र में गिर जाती है। आसपास बहुत सारे लोग हैं। वो सारे एक शादी में शरीक हुए हैं और सब मिलकर उस बकरी के ऊपर मिट्टी डालकर उसे दफन कर रहे हैं। पर अब सपने में एक लड़का और लड़की भी है जिनकी शादी हो रही है। दोनों बहुत खुश हैं। क्लोई ने कहा, एक शादी जो कि कब्र के सामने हो रही है। कब्र यानी वो तुम्हारी माँ की यादों से जुड़े हैं, उनके प्यार से जुड़े हैं, और तुम उन्हीं की तरह कोई प्यार करने वाला चाहते हो। गड्ढे में वो बकरी तुम हो जो डरा हुआ है, जो ये सोचता है कि वो किसी के प्यार के काबिल नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो शायद तुम चौंक जाओ। जिसकी शादी हो रही है वो लड़का भी तुम ही हो। वो तुम्हारा एक परफेक्ट रूप है और तुम सबके साथ मिलकर अपने असलियत को दबाना चाहते हो, यानी कि उस बकरी को दफन करना चाहते हो, ताकि तुम अपने उस नकली खूबसूरत मैं के साथ खुश रह सको। लेकिन तुम्हें ही अपने आप को उस गड्ढे से बाहर निकालना होगा और ख़ुद को स्वीकार करना होगा कि वो दोनों रूप तुम्हारे ही हैं। डॉक्टर फांग क्लोई के रिसर्च रिपोर्ट से काफ़ी प्रभावित हुई और क्लोई का भविष्य भी बहुत उज्जवल है। बात सिर्फ रिपोर्ट तक की नहीं है, उनकी निजी ज़िंदगी में भी दोनों एक दूसरे को उनके अतीत से उभरने में मदद कर रहे हैं। क्लोई भी अब बदल रही है। दोनों ने उसी टनल के नीचे अपने प्यार का इजहार किया जहां यान ने उसे पहली बार किस किया था। दोनों इस नए एहसास को जी रहे हैं। क्लोई के साथ रहना ही ली के लिए दवा के समान है। सब अच्छा चल रहा है, लेकिन बीच बीच में क्लोई का अतीत सर उठाने लगता। कभी फ़ोन पे, कभी सामने आकर खड़ा हो जाता। एक दिन क्लोई ने कहा, मुझे डॉक्टर फांग से बात करके तुम्हारी थेरेपी लेना बंद करना होगा, क्योंकि क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप में रहना नियम के खिलाफ है। पर ली नहीं चाहता कि उनके रिश्ते से क्लोई के करियर को नुकसान हो। सिर्फ 2 सेशंस की ही बात है, तुम्हें डिग्री मिल जाएगी और फिर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ली ने कहा। लेकिन अगले दिन वही हुआ जिस बात का डर था। किसी ने उन दोनों के साथ की वीडियो डॉक्टर फांग को भेज दी। सबको यही लग रहा है कि अपने केस रिपोर्ट के लिए क्लोई ने ली का फ़ायदा उठाया है। हाँ, शुरुआत में भले ही क्लोई का यही प्लान था, मगर अब नहीं।
ली ने डॉक्टर फांग से कहा, इसमें क्लोई की कोई गलती नहीं। डॉक्टर फांग ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी क्लोई की मदद करने की, पर अब से यही अच्छा होगा कि तुम दोनों एक दूसरे से ना मिलो। डॉक्टर फांग को पता है क्लोई एक होनहार स्टूडेंट है। उसने उसे भी समझाने की कोशिश की कि एक दिमागी रूप से बीमार मरीज से रिश्ता निभाना इतना आसान नहीं। अच्छा होगा वक्त रहते खुद को और अपने करियर को बचा लो। जब शाम को क्लोई ली से मिलने उसके घर आई, पूरा घर बिखरा पड़ा है और ली कुछ ढूंढ रहा है। उसे फिर दौरा आया है। क्लोई ने उसे सुलाकर पूरा घर समेटा। आधी रात में ली उठा। उसे यान ने उठाया है। जो यान उसके दिमाग में बंद थी बाहर आ गई। उससे कहने लगी, क्लोई ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। वो तुमसे प्यार नहीं करती, पर मैं करती हूँ। मैं ही असली हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। वो ली से लिपट कर रोने लगी। ली दोनों के बीच अंतर नहीं कर पा रहा है कि कौन असली है कौन नकली। पागलों की तरह चिल्लाने लगा, खुद को मारने लगा। सपने और हकीकत की दीवार गिर चुकी है। सब मिलकर एक हो चुके हैं। तड़पता हुआ ली फूट फूट कर रोने लगा। आखिर में वो ये कहकर चला गया, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। पर अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। सुबह क्लोई ने मेंटल हॉस्पिटल में ली को भर्ती करवा दिया। 3 महीने बाद आज क्लोई की साइकोलॉजी कमेटी के मेंबर से मीटिंग है। डॉक्टर फांग ने बहुत कोशिश करके क्लोई को एक मौका दिलवाया है। इतने दिनों से जिस बात के लिए खुद को राज़ी करने की इतनी कोशिश की, ली की सारी यादें मिटा दी, मगर आज वो फिर वहीं अटक गई। वो ली पे अटक गई। वहाँ से निकलकर वो सबसे पहले ली को ढूंढते हुए लाइब्रेरी पहुँची जहाँ वो काम करता है। ली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है। क्लोई ने कहा, मैंने तय किया है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें छोड़कर अपने सपने पूरे करना नहीं चाहती। ली ने कहा, मगर मैं अपने सपने से बाहर आना चाहता हूँ। ली को भी पता है कि वो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। भले ही उसे गिरने से बचाने वाला कोई नहीं है। उसने मन कठोर बनाकर क्लोई के लिए क्लोई को छोड़ दिया। पता नहीं कब की बात है। ली को उसी टनल के नीचे वही स्कार्फ पहने वो आते हुए दिखी और दोनों गले लगे। ली कभी उसके प्यार से उभर नहीं पाएगा, लेकिन उसमें डूबकर मर तो सकता है। साथियों, इसी खूबसूरत अंत के साथ मैं भी अलविदा लेती हूँ और बिताएंगे कुछ खूबसूरत पल। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू।